नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है संघवाद। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी से आप संघवाद के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि आपने सभी चैप्टर कंप्लीट करा दिए। इसके आगे की भी चैप्टर मैंने करवा रखा है। तो देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है, रोशन सा स्टडी पॉइंट की वीडियो को नहीं देखा है, तो सारी वीडियो आप लोग जरूर देख ले अपने एग्जाम से पहले। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो होती है, और बहुत सारी मतलब 8 और 10 मिनट की वीडियो में ही आप कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, और आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में हम बात करेंगे संघवाद का अर्थ। संघवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, संघवाद का मतलब है 2 स्तर की शासन व्यवस्था, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक तो केंद्र स्तर की शासन व्यवस्था होती है, मतलब केंद्र स्तर की सरकार होगी, और एक राज्य स्तर की सरकार होगी। तो संघवाद में क्या होता है, शक्तियों का जो बंटवारा है वो 2 स्तर पे की जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में। इस संघवाद का मतलब आप सिंपल बता दें, ठीक है? अब देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि एक तो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के बाद राज्य है, और राज्यों को मिला के भारतीय संघ का निर्माण किया गया है, भारत देश का निर्माण किया गया है, ठीक है? तो देखिए, तो भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत कुल मिला के इस समय 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, क्या प्रमुख इसकी विशेषताएं? देखिए, संघवाद की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि यहाँ पे ना 2 स्तर की शासन व्यवस्था होगी। जिन देशों में संघवाद की संघीय व्यवस्था है, वहाँ पे 2 स्तर की सरकार होगी। एक तो भाई केंद्र स्तर की सरकार होगी, और दूसरी राज्य स्तर की सरकार होगी। तो शक्तियों का बंटवारा 2 स्तर की सरकारों के बीच में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप बताएँगे, दोहरी नागरिकता। वैसे कई देशों में दोहरी नागरिकता नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे, जैसे हम भारत की ही बात करें, तो भारत में भी वैसे संविधान में एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता दी गई है। वो जो है, वो हमें इंडिया की नागरिकता मिलती है। लेकिन वैसे हम अपने आप को गुजरात, बिहार या जिस राज्य से हम जुड़े हुए हैं, उस राज्य का नागरिक मानते हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। इसके अलावा लिखित संविधान होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर संघीय व्यवस्था को चलाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बँटवारा होगा। और शक्तियों का बँटवारा होने का मतलब क्या है कि यार, मतलब कोई आगे चल के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद ना हो। इसीलिए एक लिखित संविधान हो, जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून सब कुछ लिखा हो। केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के पास क्या शक्तियाँ हैं, सब कुछ अपने को पता हो। तो इसीलिए लिखित संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है भाई। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जब ही अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया, किसी विषय को लेकर, तो उसको सुलझाने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है ना? तो ये सारी विशेषताएँ आप बताएँगे संघवाद की विशेषता में। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, उसकी क्या प्रमुख विशेषता है भैया? ठीक है? अब देखिए, भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई, उसमें क्या है, 3 स्तरों पर सरकार मतलब शक्तियों का बँटवारा किया गया है। एक तो आपका केंद्र सरकार है ना? राज्य सरकार है, और तीसरा जो है वो स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में पंचायती राज हो गया आपका, है ना? ग्राम पंचायत वगैरह है, वो है। दूसरा, लिखित संविधान भी है भारत में, है ना? लिखित संविधान के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था को चलाई जा रही है। इसके अलावा शक्तियों का बँटवारा जो है, वो संघ सूची, 3 सूची में मतलब शक्तियों का बँटवारा किया गया है। एक तो संघ सूची। संघ सूची में टोटल 97 विषयों को रखा गया है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र सरकार को है। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में टोटल 66 विषय हैं, ठीक है? जिसपे कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। और इसके अलावा जो तीसरी सूची है, वो है समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगी, और इसमें 47 विषय हैं। और कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि जिसका वर्णन ना इन तीनों ही सूची में नहीं किया गया है, उसको हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो उसपे जो कानून बनाने का हक है, वो केंद्र सरकार को होता है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि भाई, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन-कौन से प्रमुख विषय हैं। आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि भाई, कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जो कि केंद्र सरकार के पास है, कौन से ऐसे विषय जो कि राज्य सरकार के पास है, और कौन से विषय जो है मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। तो देखिए, सबसे पहले हम केंद्र सूची की बात करते हैं। केंद्र सूची में प्रतिरक्षा, है ना? यानी कि रक्षा की जो भी मुद्दे हैं, वो केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा परमाणुक ऊर्जा जो भी है, विदेशी मामले होते हैं, युद्ध और शांति जैसे विषय है, बैंकिंग के जो विषय है, ये सब केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरी तरफ हम राज्य सूची की बात करते हैं। राज्य सूची में कृषि आ गया, पुलिस आ गया, है ना? कैद खाने जो भी है, जेल वगैरह है, वो आ गए। स्थानीय शासन की व्यवस्था है, ज़मीन ज़मीन से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं, ये सब
राज्य सरकार के विषय में आ जाते हैं, राज्य सूची में आ जाते हैं। उसके बाद है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में आपको पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, काम करते हैं, इसमें कानून बनाते हैं, है ना? जैसे कि शिक्षा हो गया, है ना? इसके अलावा वन हो गया, मज़दूर संघ हो गए, मज़दूरी से जो भी विषय, मज़दूर संघ से जुड़े जो विषय है, इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं संवर्ती सूची, ठीक है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ना संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था के बावजूद भी भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएँ भी हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार को ना ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी गुण हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादातर विषय जो दिए गए हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, है ना? 97 विषय केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा अगर संवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो संवर्ती सूची के जो जो भी विषय है, उसपे भी ज़्यादातर जो विषय है, उसपे केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का हक है ना? इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं एकहरी नागरिकता। भारत में क्या है कि एक एक मतलब आपको पूरे ना भारत की नागरिकता दी जाएगी, राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती है ना? भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं कि संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है ना? अलग-अलग संविधान नहीं बनाया गया है, संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है और इस ये भी इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा आपातकाल में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर कहीं आपातकाल लग जाता है, किसी राज्य में इमरजेंसी लग जाता है, तो कितने भी विषय हो, चाहे वो राज्य सूची के विषय है या फिर वो संवर्ती सूची के विषय है, सभी विषयों पे कानून बनाने का जो अधिकार है, वो किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा, है ना? और आपातकाल के बाद पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और केंद्र सरकार फिर वहाँ की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करती है, उसको चलाती है। तो इस स्थिति में भी वहाँ पे एकात्मक मतलब भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। हम करते हैं आपको जैसे कि मालूम है कि भारत में क्या है एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की गई है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार क्यों बनाया गया? तो इसकी इस क कहानी को हम ना विभाजन के समय से समझते हैं। जब हमारे देश का विभाजन हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के साथ ही आपको पता है कि विभाजन भी मिला हमारे को। और उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएँ थी। उस समय हमारा देश जो था वो लगभग 565 रजवाड़ों में बँटा हुआ था। आपके एनसीईआरटी बुक में वैसे 500 दे रखा है। आप अगर 12th क्लास में जाएँगे तो वहाँ पे 565 रजवाड़ों की बात की जाएगी। अब रजवाड़े क्या होते हैं? रजवाड़े ऐसे इलाके, ऐसे जगह जहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। छोटे-मोटे राजा वहाँ पे शासन करते थे। अब जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ पाकिस्तान नामक नया देश बना। लेकिन भारत में जितने भी रजवाड़े रह गए थे, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकते थे और या फिर वो अपना खुद का अलग पहचान बना सकते थे, भारत से अलग हो सकते थे। तो इन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाना था और ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता था? जब एक शक्तिशाली भारत में केंद्र सरकार होगी और वो केंद्र सरकार क्या करेगी? सभी रजवाड़ों को आपस में मिला के रखेगी, यानी कि एकता की स्थापना करेगी। इसके अलावा हमको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ पे अनेक धर्म के लोग, वर्ग के लोग, जाति के लोग रहते थे। उनके बीच में एकता की स्थापना करने के लिए भी हमारे को एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की ज़रूरत थी और इस कारण जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की गई थी। अब हम बात करेंगे भारतीय संघवाद में तनाव। आपको पता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसको लेकर कई बार तनाव होते हैं। भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गया है ना, उसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं और बहुत सारे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो अब ये ऐसे कौन से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी की हम बात करेंगे। ऐसे क्या कारण है जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न होते रहते हैं? तो सबसे पहला जो रीज़न है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न होने का, वो है स्वायत्तता की माँग। देखिए, स्वायत्तता का मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार ज़्यादा अधिकार चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं राज्य सरकार की तुलना में। तो बहुत सारे जो पार्टियाँ हैं, बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि हम तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल सरकार की अगर हम बात करें, तो यहाँ की जो सरकार है वो डिमांड करती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ राज्य सरकार को दिया जाए। केंद्र से ज़्यादा शक्तियाँ मतलब तो केंद्र से ज़्यादा पावरफुल राज्य सरकार को बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है वित्तीय स्वायत्तता। हम वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो आपको पता है कि धन से जुड़ी हुई जो अगर हम विषय की बात करें तो ज़्यादातर इनकम के जो सोर्स है वो केंद्र सरकार के पास है ना?
आय के ज़्यादातर सोर्स है, जो टैक्स वसूलने का जो काम करती है वो केंद्र सरकार करती है, यानी कि इनकम के सोर्स उसके पास है। अब राज्य के पास क्या है, राज्य सरकारों के पास इनकम के सोर्स ही नहीं है, टैक्स एकत्रित करने के सोर्स नहीं है। तो इस कारण भी राज्य सरकार चाहती है कि भाई उनके पास भी टैक्स एकत्रित करने के लिए वित्तीय सोर्स, उनके पास वित्तीय स्रोत मौजूद हो, जिससे कि वो अपने राज्य के लिए कल्याणकारी कार्यों को कर सके। इसमें हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु, पंजाब जैसे जो सरकारें हैं, वो वित्तीय स्वायत्तता की मांग करते हैं, वित्तीय अधिकार हासिल करना चाहते हैं। अब कुछ सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। जैसे कि तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व को लेकर भी विरोध होता रहा है। पंजाब में पंजाबी भाषा और वहाँ की जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहन की मांग की जाती है। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में क्या है कि भाई वहाँ की जो सरकार है वो विरोध कर दी है कि भाई वहाँ पे ज़बरदस्ती हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है ना? 1960 के दशक से ही कई राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन चले हैं, मतलब हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन चलते रहे हैं। तो भाषा को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर हम विवाद के अगर दूसरे मुद्दे की बात करें, जो मेन मुद्दा है वो है राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन, ठीक है? आपको पता है कि भारत में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल भैया होते कौन है? देखिए, जैसे कि हमारे देश में क्या है, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और हमारे देश में ना नाम मात्र के शासक होते हैं जिनको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, है ना? नाम मात्र के ज़्यादा पावर उसके पास नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे राज्य में क्या होता है कि सीएम होते हैं जिनके पास सारे पावर है। लेकिन नाम मात्र के राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है जो कि राज्य में होते हैं। राष्ट्रपति टाइप ही राज्य में भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल क्या करते हैं भई, जो राज्यपाल है वो राज्य सरकार के कामकाज में दखल-अंदाज़ी देते हैं, दखल-अंदाज़ी करते हैं। और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्यपाल किसी और दल का है और जो केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार में जो सीएम है, वो किसी और दल का है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। अब दिल्ली में क्या है, सीएम जो है वो केजरीवाल है और यहाँ पे वैसे राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे उप-राज्यपाल होते हैं, ठीक है? तो उप-राज्यपाल जैसे कि विनय कुमार सक्सेना जो है इस समय हमारे दिल्ली के उप-राज्यपाल हैं। तो जो उप-राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार में कौन है भैया? बीजेपी पार्टी है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इस कारण क्या होता है कि उपराज्यपाल और सीएम के बीच में कई बार कई मुद्दे को लेकर विवाद होते रहते हैं। तो 1983 में क्या हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध है, उससे जुड़े जो भी मामले हैं, उसके जाँच के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया, ठीक है? इस आयोग को हम सरकारीय आयोग बोलते हैं। ये किसके लिए बनाया गया था? केंद्र और राज्य संबंध से जुड़े हुए जो भी मामले थे ना, उसकी जाँच के लिए। और इस आयोग ने क्या किया, 1958 में अपनी रिपोर्ट में यह बात कही कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, वो बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए, मतलब इनकी नियुक्ति होनी चाहिए और वो भी निष्पक्ष तौर पे इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब देखिए, राज्यपाल की भूमिका और उनकी शक्ति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लगाया जाता है, तो उसके अंतर्गत उस राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब अनुच्छेद 356 उस समय लगाया जाता है जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक आधार पे नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ की शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुच्छेद 356 लगा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है ना? संसद अपने तरीके से शासन व्यवस्था को वहाँ उस राज्य में चलाना शुरू कर देती है। और राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो राज्य सरकार को क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है ना? राज्य विधानसभा को निलंबित करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो इन इन सभी कारणों से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अब हम बात करते हैं नवीन राज्यों की माँग, यानी कि नए राज्यों की डिमांड को लेकर भी, माँग को लेकर भी कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न हुए हैं। आपको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग-अलग भाषा, है ना? अलग-अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग-अलग वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसलिए कई बार नए राज्य की डिमांड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहे हैं। तो नए राज्यों की माँग को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1954 में, ठीक है? इसका मेन काम क्या था? नए राज्यों का निर्माण करना, उसकी सीमा को तय करना। और इस आयोग ने क्या किया? भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करने की सिफारिश की थी। तो भाषा के आधार पे भारत में बनने वाला जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि 1956 में बनाया गया था। इसके बाद ही क्या होता है कि एक चलन सी शुरू हो गई कि भाई अब भारत में जितने भी राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पे बनेंगे। तो ज़्यादातर जो हमारे देश में जो राज्य, नए राज्य जो बने हैं, वो भाषा के आधार पे बने हैं।
ठीक है? जैसे कि हम 1960 में बात करें, 1960 में आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, ठीक है? 1966 में पंजाब और हरियाणा ये 2 अलग राज्य बने। उसके बाद पूर्वोत्तर जो हमारा भाग है, वहाँ पे भी अनेक राज्य बने, जैसे कि मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, तो ये नए राज्य बने। इसके अलावा हम 1990 के दशक के बाद की बात करें, तो वहाँ पे भी बहुत सारे राज्य बने, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित करके। जैसे बिहार को अलग करके झारखंड नामक नया राज्य बनाया गया था, है ना? इसके अलावा उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बना। इसी प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना था। तो ये सारे राज्य जो थे, वो ज़्यादातर भाषाई आधार पे बनाए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संघवाद में जो मतलब तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, वो है अंतर्राज्यीय विवाद भी। मतलब 2 राज्यों के बीच में भी कई बार विवाद देखने को मिलता है। तो इसके पीछे मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो भाई सीमा विवाद है राज्यों के बीच में, है ना? कई बार क्या होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की जो सीमा है, मतलब जो भू-क्षेत्र है, भू-भाग है, उस पे नियंत्रण का दावा करते रहते हैं। जैसे कि इसी प्रकार का एक विवाद का एग्ज़ाम्पल हमारे को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाँव, ठीक है? बेलगाम है, बेलगाम एक जगह है, उसको लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद होता रहा है। इसके अलावा हम मणिपुर और नागालैंड की बात करें, तो इनके बीच में भी सीमा विवाद होता रहा है। इसी तरीके से अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसको लेकर भी विवाद हुआ है ना? चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा दोनों की राजधानी है, संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है? इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। इसके अलावा राज्यों के बीच में नदी के जल के बँटवारे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी का जो जल है उसके बँटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद हुआ है, क्योंकि भाई जो किसानों के लिए मतलब जल का जो सोर्स है वो कावेरी नदी है, इसी के माध्यम से वो खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन दोनों ही राज्य के किसानों के बीच में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव होता रहता है। दूसरा जो है वो है नर्मदा नदी की बात करें, तो नर्मदा नदी के जल के बँटवारे को लेकर भी कई बार विवाद होते रहे हैं। जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बीच में नर्मदा नदी के जल के बँटवारे को लेकर भी कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हम यमुना नदी के जल बँटवारे को लेकर भी हम कह सकते हैं कि भाई जैसे हरियाणा से होके वो दिल्ली में आती है, तो हरियाणा सरकार ज़्यादा ही पानी का इस्तेमाल कर लेती है। दिल्ली में मतलब पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इस कारण भी कई बार विवाद देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट प्रावधान। देखिए, भारत में कुछ राज्यों को विशेष अ, अधिकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, है ना? विशेष राज्य की दर्जा दी गई। यहाँ पे धारा जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वैसे आपको पता है कि 2019 में हमारी जो बीजेपी पार्टी है, उसने क्या किया, संविधान में संशोधन करके इसको वहाँ से धारा 370 को हटा दिया है, आप लोगों को मालूम है। और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया है। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और आपका एक लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे को समझना होगा, जैसे कि हम आज़ादी के बाद की अगर बात करते हैं, तो आज़ादी के बाद ना तुरंत ही क्या होता है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ के राजा होते हैं हरि सिंह, वो ना भारत से अलग मतलब अलग होना चाहते थे, वो भारत पाकिस्तान दोनों से अलग होके था। ऐसा कुछ स्थिति उस समय बन गई थी। तो एकदम से आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। वहाँ के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह ने क्या किया, भारत से मदद माँगी, है ना? तो भारत ने उनको हेल्प किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अंग भी घोषित किया गया, मतलब भारत में उसका विलय भी कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया, अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई धारा 370 के माध्यम से। लेकिन आपको पता है कि अब वहाँ पे धारा 370 नहीं है, उसको हटा दिया गया है। अब धारा 370 के अंतर्गत क्या था कि भाई जम्मू कश्मीर का खुद का अपना अलग संविधान था। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो हमारा अनुच्छेद 356 है, उसको भी लागू आसानी से नहीं किया जा सकता था। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता था। आपातकालीन के प्रावधान भी वहाँ पे लागू नहीं किए जा सकते थे। तो इस कारणवश जम्मू कश्मीर एक तरीके से हर राज्यों से बिल्कुल अलग था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 371 की। अनुच्छेद 371 के माध्यम से क्या किया गया है, हमारे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की संस्कृति जो है और वहाँ के जो लोगों का इतिहास है, वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति को ऐसा ही रहने दिया जाए जैसा कि है ना? उनकी संस्कृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, वहाँ के राज्यों को एक विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के माध्यम से किया गया है। इन राज्यों में असम है, नागालैंड है ना? अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है। इसके अलावा कुछ और राज्य, जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र,
सिक्किम, है ना? इन सभी राज्यों को भी विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। सो गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और लगभग मैंने इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक बता रखे थे, मैंने सारा कुछ समझा दिया है। वैसे 2 पार्ट है, वीडियो पसंद आया तो यार लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।